मेरे दोस्त तशरीफ ले आए हैं, आप अपनी तनकीदी आराज से नवाजते हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सारे सदर साहब, आपका भी शुक्रिया, और मैं रियाज कादरी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने पहली ही किरत में जो ना नज़म को इस तरीके से खोला है और उसके अज्जा इस तरीके से बयान किए हैं कि हमें उनकी बातों से भी बहुत कुछ जो ना इस नज़म को समझने में मदद मिली है। बाकी जहाँ तक नज़म का ख्याल है तो मेरे ख्याल में नज़म इसके पीछे गालबन 1 सदी है या 80 साल है, 90 साल है, नज़म ने अपना दामन बहुत वसी कर लिया है और दुनिया भर के मौज़ूआत, चाहे वो हमारी नफ्सियात इनफरादी सतह पे हों, चाहे वो इज्तिमाई सतह के हों, चाहे वो रियासत के साथ मुतल्लका हों, हमारी अपनी एग्जिस्टेंस के फिक्री मसाइल हों, उन तमाम चीज़ों को जो ना नज़म ने भरपूर अंदाज में वो अपने अंदर समेट लिया है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। मैं उनका आप बेहतर जानते हैं कि कौन कौन से नाम हैं। तो जहाँ तक डॉक्टर शाहिद अशरफ की इस नज़म का सवाल है, तो वो कि मैं ये कहता हूँ कि ये एक सिंबॉलिक नज़म बहुत बढ़िया हद तक बन सकती थी, लेकिन ये किसी हद तक सिंबॉलिक इसलिए बन गई है कि इसमें बज़ाहिर तो एक कहानी पेश की गई है, कहानी के अंदाज में, और कहानी को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चलाया है, लेकिन इसी कहानी के पसे पर्दा, जैसे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है, कि बहुत कुछ जो ना वो हमारे मुआशरे के बारे में, हमारे समाज के बारे में बयान करके गए हैं। तो इस नज़म में उन्होंने, यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि जब जहाँ से जदीद रियासतें वजूद में आई हैं, तो हर इंस्टीट्यूशन ने जो ना, यानी दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे हैं जिसमें तमाम अदारों के हकूक़, तमाम फराइज़ जो है ना वो बड़ी वजाहत से बयान कर दिए गए हैं। इसी तरीके से जो है ना अफराद, फर्द और फर्द के दरमियान, फर्द और रियासत के दरमियान एक माहदा इमरानी मौजूद है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो खुल गई हैं, वो रिटर्न में भी आ गई हैं, लेकिन ये नज़म जो है ना ये एक लोहा है कि जहाँ तक फर्द और रियासत का ताल्लुक है, उस माहदा इमरानी को भी तोड़ा जा रहा है, और जहां तक रियासत के अपने बाहमी अदारे हैं कि जिनको कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए, उनमें भी ओवरलैपिंग शुरू हो गई है कि एक अदारा जो है ना दूसरे अदारे की इंक्रोचमेंट करने में लगा हुआ है। तो ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि हमारा समाजी, माशरती और रियासती और सियासी अलमिया भी है, जो कि डॉक्टर साहब ने जो ना बड़े अच्छे तरीके से ना वो बयान किया है। तो इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसमें डर है, खौफ है, जो कि लोग इकट्ठे रह भी रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बतें भी करते हैं, एक दूसरे से दुख शेयर भी करते हैं, फिर भी जो ना सहमे सहमे से नजर आते हैं, क्योंकि कुछ इसके पीछे ज़ाहिर है हमारा एक अपना तजर्बा भी है 1947 का, कि लोग इकट्ठे तो रहते थे लेकिन उनको पता नहीं था कि क्या आफत आने वाली है, या जिस तरीके से अब मसलकी अंदाज में हम बढ़ चुके हैं, ये भी एक इशारा है कि हम सहमे सहमे रहते हैं कि कल जो हम मोहब्बत एक दूसरे से मोहब्बतें बांटते थे, पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो इसमें जो नज़म में जो सहमा लफ्ज़ है, इसकी बड़ी मानवियत जो है ना ये चाहिए। तो मैं यही कह रहा था कि ये सारे का सारा यानी इंक्रोचमेंट के हवाले से, अब इंक्रोचमेंट जो है ना वो सिर्फ को बज़ाहिर तो हमें नजर आती है कि किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी ने दूसरे मकान पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसको हम अगर फिगुरेटिवली देखें तो ये इंक्रोचमेंट की बहुत बड़ी मानवियत है कि ये हमारे पूरे के पूरे जो है ना समाज में, माशरे में हमें खुलती नजर आती है। तो नज़म के बारे में 1-2 चीजें और मैं ये कहूंगा कि नज़म डॉक्टर साहब ने बहुत खोल के रख दी है। यानी 2 किस्म के अबहाम होते हैं कि या तो अबहाम शायर खुद पैदा करता है ताकि जो है ना रीडर जो है ना, पढ़ने वाला, जो किरत करने वाला है, उसके अंदर अपने आप अपनी इन्वॉल्वमेंट डाले और कुछ न कुछ ऐसे गैप्स खुद फिल करे जो कि शायर खुद छोड़ देता है। तो ये नज़म एक किस्म की मैं समझता हूँ कि बड़ी सपाट सी बन गई है। इस नज़म की मैं ये नहीं होना चाहता कि नज़म को मुश्किल होना चाहिए या किसी भी मुश्किल पसंदी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन लहजा नज़म का जो है वो इतना सपाट नहीं होना चाहिए कि नज़म की जो शरीयत है वो कहीं ना कहीं रास्ते में हो जाती है। तो इस नज़म के साथ थोड़ा बहुत जो है ना मैं समझता हूँ कि इस नज़म को रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि इसमें जो शहरियत भर सकते हैं डॉक्टर शाहिद अशरफ, इसमें दोबारा उसको भरने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। मैंने यही कुछ कहना था। साहिब सदर खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफीद और बड़ी कारामद
گفتگو فرمائی, ہم سب اس سے مستفید ہوئے. آپ کا شکریہ. آپ نے نظم کو سادہ اور تجاوزات کو خاص طور پہ جو آپ نے ایکسپلین کیا. میں حسین شہزاد صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نظم پر رائے دیجیے. بہت شکریہ جناب صدر, بہت شکریہ. میں نے اس تقریباً تمام باتیں ہو چکی ہیں. ایک تھوڑا سا مختلف زاویہ میرے ذہن میں آ رہا تھا. اس نظم کے 3 سٹینزاز کو دیکھا پڑا ہے, تو اس کے بعد جو آخری سٹینزا ہے میں نے یہاں سے اس نظم کو ریورس انجینئر کیا ہے. یعنی کہ جو آخری حصہ ہے جس میں نظم کا کنکلوژن دیا گیا ہے کہ بس 2 گز حصے میں آتی ہے اور کبھی تو وہ بھی ملنے سے رہ جاتی ہے. تو اس سے اگر آپ ریورس اس کو کرتے چلے جائیں تو میرے ذہن میں اچانک یہ نظم پڑھتے ہوئے اچانک ایک بڑی مشہور میل گبسن کی مووی ہے اپوکلپس, وہ ذہن میں آ گئی. جب یہ مووی اسٹارٹ ہوتی ہے اس کے شروع میں حسین شہزاد کون سی فلم کا بتائیے؟ اپوکلپس. اوکے ٹھیک ہے. اس کے شروع میں ایک سینٹینس آتا ہے جو لکھا ہوا ہے کہ جی no civilization is destroyed from without unless it destroys itself from within. تو اس کو ہم اگر عشق ہیں اور معاشرت کے انسانی ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ایک سویلائزیشن نے, ایک معاشرت نے دوسری معاشرت در اندازی کی ہے, انٹرونشن ہے ہمیشہ, اور اس کی مختلف وجوہات ہمیشہ رہیں. بعض اوقات ایک طبقہ فکر جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوا یا وہ کمزور پڑا اور باہر سے آنے والے نے اس میں در اندازی کی اور داخلہ دیا. تو اس پیرائے میں جب ہم دیکھنے لگتے ہیں تو چیزیں جب جڑنا شروع ہوتی ہیں, سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ یہاں پہ گھر سے مراد لوگ ہیں, ایک معاشرت بھی ہو سکتی ہے جو کہ ایک عرصے تک اپنے ساتھ پیسفلی رہتے رہے ہیں, اور ایک سٹیج پہ کبھی وہ کرسٹوفر کولمبس کی طرح جو ہے وہ ریڈ انڈینز کے علاقے میں در اندازی کرتے ہیں, تو کبھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن کے ہندوستان کے علاقے میں در اندازی کرتے ہیں, اور کبھی وہ دیگر ممالک کی طرح آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے طور پہ یا اور دیگر چیزوں میں آزادی کے نام پہ در اندازی کیا کرتے ہیں. بات یہی ہے کہ یہ نظم اس تاریخ انسانی المیہ کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے جس میں ہر در اندازی کرنے والا آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جواز پیدا کر لیتا ہے, اور یہ بھول جاتا ہے کہ آخر میں سب ہو جانے کے بعد بھی جو رہی سو بے خبری رہی والا نتیجہ سامنے آئے گا کہ کوئی بھی سویلائزیشن, کوئی بھی فکر کا انداز جو ہے وہ دائمی نہیں ہے, اور اسے کسی بھی لحاظ سے پرفیکٹ نہیں کہا جا سکتا. جنرلی اسپیکنگ پیچھے ایک میرے سینئر جناب ریاض قادری صاحب کا ایک جملہ میرے ذہن میں رہ گیا کہ نثری نظم کسی حد تک معلوم ہوتی ہے, تو میں بہت عاجزانہ اس سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا کہ اس نظم کی مناسب بحر ہے, ایک انداز بھی ہے, اور بڑا سادہ اور سہل انداز ہے اور سمجھ میں آتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نظم کے اندر معاملہ بڑا اٹھایا گیا ہے. کیا ایسے معیار کو اس سطح کو پہنچنے پائی ہے کہ یہ ایک لمبے نقوش قاری کے ذہن پہ ثبت کر پائے گی؟ تو میں یہ کہوں گا کہ شاید اس کا جواب تھوڑا سا مبہم ہے. یہ اور بہتر کی جا سکتی تھی, شاید انداز بیان یا اس کے اندر آفاقیت کے پہلو تھوڑے سے اور لائے جاتے, لیکن یہ ابھی بھی ایک لطیف پیرائے میں خوبصورت کہی ہوئی نظم ہے. مجھے یہی کچھ کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. بہت نوازش جناب حسین شہزاد صاحب, آپ کے خیالات. اچھا, ابھی ایک صاحب تھے جو منجمد ہو گئے تھے بات کرتے ہوئے, بابر علی اسد صاحب, تو آپ کو ہم کچھ حرارت مہیا کریں کہ آپ دوبارہ سے بات کریں. سر وہ بس ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی جی جی, آپ اپنی بات وہیں سے جاری کیجیے. جی سر, لاسٹ پہ پہنچ گیا تھا کہ اچھا تینوں میں نئے ایک اور بات ہے کہ میں صرف نظم پہ بات کروں گا, بقایا جو اس کا فلسفی ہے دوسری وہ تو دوست سارے جانتے ہیں اس کی تجاوزات کے بارے میں. تینوں جو اس کے بند ہیں, تینوں جو اس کے حصے ہیں, ان تینوں میں ایک نامعلوم سا ایک بڑا
रब्त है। लेकिन वो जो लास्ट जो जिसमें हम पहुंच चुके हैं, लास्ट वाला हिस्सा जो है, उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि जब हम थोड़ी देर में घर मलबा बन जाएंगे, ईवानों में बैठने वालों, अब यहाँ पे थोड़ी देर में घर मलबा बन जाएंगे, अपने आप में सोच रहा है कि नेक्स्ट ही अगले ही लाइन में वो ईवानों वालों से पूछ रहे हैं, 2 मरले तो बहुत ज्यादा होते हैं, बस 2 गज हिस्से में आती है, और कभी तो वो भी मिलने से रह जाती है। अब 2 गज हिस्से में आती है तो इसमें भी जमीन का या कोई इस तरह की कोई उसकी चीज की कमी महसूस की गई है। बुनियादी तौर पे नज्म की बुनत में कि जो लाइनों की बुनत है उसमें मुझे कुछ थोड़े थोड़े मसाइल नजर आ रहे हैं, और रब्त जो है वो अगर अब बंद दूसरा भी शुरू करते हैं तो चले ऊपर से नीचे आते हुए हम किसी और जगह भी जाते हैं, लेकिन उनकी आपस की लाइनों में जो दूसरा बंद शुरू कर लेते हैं उसमें थोड़ा रब्त होना चाहिए। तो इस रब्त का फुकदान मुझे इसमें लगा है। बाकी तजावुज़ात के बारे में तो बात बिल्कुल बहुत दुरुस्त है कि हम सोच लेते हैं जहाँ पे बैठे बैठे कि हम जहाँ पे अरसे से रह रहे हैं, और वो फिर अचानक पता चल जाता है दरअसल जी हम गलत जगह पे बैठे हुए, ये जगह हमारी थी ही नहीं कहीं, ये तो हमने वो दरअसल हुकूमत की या किसी भी बंदे किसी भी और जो है वो लोगों की जगह पे कब्जा करके बैठे हुए थे, उन लोगों ने हमें ये गर्दान दी है। तो हम तो सारी जिंदगी पर जमा पूंजी उस पर लगा के बैठ जाते हैं, खाली रहता है, और फिर लास्ट में वही चीजें कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक रब्त होना चाहिए इन चीजों के ऊपर, और इस रब्त के फुकदान ने नज़्म को कमजोर भी किया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, आपकी राय मुकम्मल हुई, बहुत अच्छी। अभी 2 दोस्त तशरीफ फरमा हैं एक साथ, जो एक साथ ही होते हैं, अरशद अजीज साहब और खुर्रम अलीम साहब। अगर आप से पहले मैं मसूद रहमान साहब की खिदमत में गुजारिश करूं। मसूद रहमान साहब। मैं साहब सदारत, मैं बड़ा बेचैन हो रहा हूँ। जी चलिए आप जनाब, बिस्मिल्लाह। नज्म पहले जब इनबॉक्स में आई तो वो मुतवातर थी, 3 हिस्सों में तकसीम नहीं थी। उसके बाद जब मिली कंपोज शक्ल में और ये 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया तो अच्छा हो गया, थोड़ा सहूलत हो गई बात को, और शायर का माफी ज़मीर भी समझ आ गया कि उन्होंने इस नज्म को किस तरह हिस्सों में बांटा है। नज्म के हर पहलू पे बात हुई है, और तजावुज़ात जो हैं वो मैं 1-2 बातें करना चाहूँगा। वो है, अगर दूसरे हिस्से में आए हम, हर आंगन में पेड़ का साया है, सुख का दूसरा नाम यहाँ पर हमसाया है। शहजाद नैयर साहब सदारत, अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर जो है, पर का लफ्ज जो है ये यहाँ बहुत ही ज्यादा खटक रहा है। ये मुझे सुख का दूसरा नाम यहाँ हमसाया है, तो पर की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। अच्छा, उसके बाद ये जो इसका मामला है, उसके बाद है कि खदशा आज दहाइयों बाद ये खुलकर सामने आया है। सारी जिंदगी हद में रहने वाले अपनी हद से लोग तजावुज कर बैठे हैं। सारी जिंदगी हद में रहने वाले अपनी हद से लोग तजावुज कर बैठे हैं। ये जो लोग है, और पहले में लाइन में भी हद आया और दूसरी में अपनी हद से लोग तजावुज कर बैठे हैं। ये लाइन जो है उसको दोबारा देखना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर, ये जो जैसे लाइन बैठनी चाहिए थी वैसे बैठी नहीं है, इसको जो है वो दोबारा देखना चाहिए। अपनी हद से लोग तजावुज कर। एनी हो, मैं अब आता हूँ इसके थीम की तरफ। इसमें जो बात हुई है, पहले ये है कि 2 मरले के घरों में रहने वाले लोग हैं, और वो बड़े सहमे हैं। जाहिर बात है, अब मकान तो नहीं सहमता, उसमें बसने वाले लोग सहम जाते हैं, चौंक भी उठते हैं जरा सी अफवाह पे। हर आंगन में पेड़ का साया है, ये बजा तराज हुआ कि अब 2 मरले में पेड़ कैसे आएगा। चलें, अगर हम पेड़ उसमें किसी बुजुर्ग को समझ लें, बड़े को समझ लें, तो घर में बड़ा है तो ठीक है। सुख का दूजा नाम यहाँ ठीक है, आपस में बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। ये वो लोग हैं जो हैव नॉट्स में हैं, छोटे तबके के हैं, लेकिन वो एक आइडियल सिचुएशन में रह रहे हैं। अपनी जो है वो एक दूसरे से जो है वो बड़ी मोहब्बत के साथ लग गए।
ठोकर लगने पे हाथ देते हैं, ये लोग हैं जो पूरे कद के हैं लेकिन अपनी हद में रहते हैं, यानी इनमें इंसानियत मौजूद है, इनमें मोहब्बत मौजूद है, एक दूसरे की जो है हेल्प करते हैं, एहसास सारी अच्छा। अब यहाँ पे साहिब सदर ये इसको अलग करना चाहिए था, पूरे कद के लोग हैं लेकिन अपनी हद में रहते हैं, या इसके बाद लाइन होने इसको कट करना चाहिए था अगले हिस्से में, खदशा आज दहाइयों बाद ये खुलकर सामने आया है। यहाँ से नज्म एक और जो है वो तनाजुर में जा रही है, एक पलटा खा रही है। अच्छा, तो वो है कि यही लोग, ये जो मासूम लोग हैं, हैव नॉट्स वाले, जो गरीब हैं, ये अपनी हद में रहे हैं, इन्होंने कभी हुकूमती ऐवानों को नहीं छेड़ा, कभी किसी में इनकलाब की तरफ नहीं गए, कभी उस तरफ नहीं गए। अब ये मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये जो आखिरी हिस्सा है उसको जरा अभी तक समझा नहीं गया था, उस पर बात नहीं। थोड़ी देर में घर मलबा बन जाएंगे, ये इन गरीबों के घर नहीं है। अब यहाँ पे जो मैं समझ पाया हूं, ये जो बड़े बड़े घर हैं ना, जो ऐवान इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं, अब उनके घर हैं। अगर ये लोग उठे, ये जाग उठे, अगर किसी इनकलाब की तरफ गए, या अगर इनके हाथ आपके गिरोबानों की तरफ गए, तो आप लोगों के घर जो है वो मलबा बन जाएंगे। और ईवानों में बैठने वालों, 2 मरले तो बहुत ज्यादा हैं, तो फिर तुम्हें जो है वो 2 मरले तो बहुत ज्यादा हैं, इनके पास तो वो भी हैं, तुम्हारे पास ये कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस 2 गज हिस्से में आती है। और वो जाहिर बात है कब्र की जगह है, 2 गज हिस्से यहाँ होना चाहिए था, 2 मरले तो बहुत ज्यादा होते हैं, बस 2 गज हिस्से आती है, 2 गज हिस्से आती है, में जो है वो भी यहाँ पे इजाफी बरहल, और कभी तो वो भी मिलने से रह जाती है। और जब ये सियासतदान मारे जाते हैं, आज तक जितने भी पाकिस्तान की सतह पे जितने भी सियासी कत्ल हुए हैं, कभी आज तक किसी की रिपोर्ट नहीं आई कि उनका कातिल कौन था। ये जो तीसरा हिस्सा है, ये मुखातब है कि आपके बड़े बड़े घर मलबा बन जाएंगे, आपकी लाशें उठेंगी, और आपको जो है वो मरने के बाद 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी, जो इन लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हो। यहाँ पे जो है, जिनके पास है उनकी बात हो रही है कि ये सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। और आप जनाब जानते हैं अपने मुल्क की जो है वो इस सारी रवायत को, या दुनिया में बहुत से लोग जो है वो उनका जसद भी इस सूरत में नहीं था कि उसको दफनाया ही जा सके या उसकी पहचान भी की जा सके। और उन्हीं लोगों के भाई बहन बेटे जो है वो वजीर आजम भी रहे, लेकिन कभी इंक्वायरी नहीं हो सकी कि उनका कातिल कौन था। मैं मुख्तार मसूद की एक बात करके आपको ये बात जरा वाज़े तौर पर समझाना चाहता हूँ, शायद आवाज़े दोस्त में ही है। वो कहते हैं कि जापान में एक रस्म है कि वहां पे कुछ बैल पाले जाते हैं, जिनको बचपन से माँ का दूध यानी गाय का दूध उसकी जो माँ है, और उसके साथ साथ उसको शराब पिलाई जाती है, और शराब पिला के बड़े नाजो नम में उनको जो है वो बड़ा किया जाता है, पानी की जगह उन्हें। और जब वो बड़े होते हैं, वो झूमते हैं, उनकी एक एक अदा पे लोग जो है वो जान देते हैं, हिलते हैं। लेकिन वो किस मकसद के लिए पाले जाते हैं? वो पाले जाते हैं इस मकसद के लिए कि जब वो बड़ा होगा तो उसको ज़िबा करके खाया जाएगा, और उसके जो गोश्त का जायका है वो बहुत। तो ये जो सारी उसकी आवभगत की जा रही है, उसको पाला जा रहा है नाजो नाम से इतनी ज्यादा, तो उसका अंजाम ये है कि उसको ज़िबा करके खा लिया जाएगा। तो यही बात मुख्तार मसूद ने कही है कि हम भी अपने सियासतदानों को ऐसे ही पालते हैं, उस बैल की तरह से। तो ये नज्म के तीसरे हिस्से पे मैं समझ रहा था कि उसको इस तरह से समझा नहीं गया। अब बात करूंगा सिर्फ इस पे कि शायरी बिल्कुल सीधी सादी होनी चाहिए या वो शायराना वसाइल उसमें ज्यादा होने चाहिए। साहब सदर आवाज आ रही है? जी अब आ रही है।
اب ایک فکری نقطہ ہے، ادبی نقطہ ہے ادب میں جو مباحث میں آتا ہے کہ شاعری کو سیدھے سیدھے ہونا چاہیے یا کہ اس کا انداز جو ہے وہ بالکل روزمرہ کی زبان سے مختلف ہونا چاہیے. اس میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر آغا تو اس کے قائل تھے کہ کوئی ترکیب، کوئی جو ہے وہ مشکل لفظ کسی نظم میں نہیں آنا چاہیے، اس کو سیدھا سیدھا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب ایک طرف اگر غالب کہہ رہا ہے کہ میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، اب اس کے حسن کو کہاں لے جائیں گے؟ لیکن دوسری طرف وہی غالب کہہ رہا ہے کہ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بالکل سیدھا سیدھا جو ہے، لیکن بات گہری ہے. انداز آپ کا کوئی بھی ہو لیکن اگر اس میں فکر موجود ہے تو وہ پوئٹک ہے. شروع میں آپ کو پتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ شاعری کو ہی سمجھا جاتا تھا، نثر کو بڑی کم تر چیز سمجھا جاتا تھا. پرانے دور میں بھی نثر نگاری کو بہت کم تر چیز سمجھا جاتا تھا. لیکن آج جو لوگ ادب کا درست فہم رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نثر لکھنا بہت زیادہ مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ غلام عباس کا افسانہ اوور کوٹ ہے. پورے افسانے میں نہ کوئی بیانیے کا مسئلہ ہے، نہ کوئی لفظ مشکل ہے، لیکن وہ دنیا کا بہترین افسانہ ہے. اسی طرح ان کا افسانہ بہروپیہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کا افسانہ کتبہ دیکھ لیں. کوئی ایک لفظ بھی، لیکن اس کا فکری پھیلاؤ اتنا ہے، اس کی معنویت اتنی زیادہ ہے کہ دوسری طرف آپ ڈاکٹر انور سجاد کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی لائنیں بڑی تخلیقی ہوتی ہیں، یا منٹو کا پھندنے دیکھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ ادب کو سمجھنا، ادب میں یہ قاری کا، یہ لکھنے والے کا اپنا اندازہ ہے کہ وہ اس کو سہل میں اس کو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے یا کہ اس کے لیے وہ کوئی اور اسلوب تلاشتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کس قرینے کے ساتھ بات کہی گئی ہے اور اس بات کے اندر کوئی فکری مواد موجود ہے. اس نظم کے اندر ایک فکری مواد موجود ہے. مثلاً آپ سے میں مجید امجد کا شروع میں بھی کچھ نظموں میں انداز بہت بلند ہے. مثلاً زنگ آلود کمر بند صدف دو زبا، یہ محافظ تہ محراب اسا تھامے ہوئے، کھانستی صدیوں کا ایک تھوکا ہوا قصہ ہے، اسی گرتی ہوئی دیوار کا ایک حصہ ہے. یہ انداز بھی ہے. لیکن آپ آخری 200 نظمیں دیکھ لیں ان کی، وہ نثر کے انتہائی قریب ہیں. نقادوں نے کہا کہ مجید امجد جو ہیں وہ بے وزن ہو رہے ہیں، یہ انہوں نے یہ نثری نظمیں لکھی ہیں. وہ ساری کی ساری نظمیں جو ہیں وہ وزن میں ہیں لیکن نثر کے اتنے قریب ہیں. مجید امجد اس بات پہ آ گئے تھے کہ میں ردم میں، ترنم میں نہیں چاہتا کہ میرا خیال اور میری فکر کھو جائے. لوگ ترنم سے تو مزہ لیں لیکن میری فکر تک نہ پہنچے. تو یہ بہرحال 2 مختلف تھیوریز ہیں، جس کو بھی جو کوئی ماننا چاہے اس کو مان لے. لیکن اس نظم کے اندر پوٹینشل موجود ہے، اس نظم کے اندر ایک فکر موجود ہے. تجاوزات کے عنوان کو کہیں پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہ میں نے اپنے گھر کے آگے تھڑا بنا لیا تو اس تجاوزات میں کی. تجاوزات سے مراد ہے کہ یہ جن پہ تم ظلم کرتے رہے ہو آج تک یہ اپنی حد میں رہے ہیں، اگر یہ حد سے باہر نکلے تو یہ تجاوز ہوگا. وہی بات ہے کہ وہ کسی جو ہے وہ گاؤں میں سیلاب آیا تو جناب وہ سارے جن کا جو کچھ تھا وہ سب بہہ گیا، اور ایک خان صاحب یا جس کو مراسی کہتے ہیں وہ جناب درخت پہ چڑھا اور کہہ کہے لگا رہا ہے. اور چودھری نے کہا کہ تم کیوں کہہ کہے لگا رہے ہو، ہمارا تو سب کچھ بہہ گیا. اس نے کہا چودھری صاحب آج ہی تے غریب ہون دا مزہ آیا ہے، ساڈے کو نہ کچھ ہے سی نہ کچھ روڑے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو یہ جو ہے وہ تمہارے گریبانوں تک. وہی بات ہے غالب والی کی، اگر اس نے دعا دیتا ہوں میں راہزن رہا کھٹکا نہ چوری کا، تو ان کو چوری کا کھٹکا کیا رہے گا جس کے پاس کچھ ہے نہیں. یہ باتیں ہیں اور بھی میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن صاحب صدارت اس نظم کے اندر میں پھر بات کروں گا. پوٹینشل موجود ہے، فکر موجود ہے، لیکن ایک کلیشے بن گیا ہے. وہ کلیشے بھی ہم سوچنے والوں کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہیو ناٹس ہیں یہی مظلوم ہیں، یہی بیچارے ہیں، ان میں ہر طرح کی سچائی ہے. ان میں یہ بھی ایک کلیشے ہے.
अपनी अपनी सतह पे हर कोई बहुत बड़ा जालिम है। अगर आज सरमायादाराना नज़म खड़ा हुआ है तो हम जैसे जिनके पास कुछ नहीं है उनकी बेहिस्सी की वजह से ये खड़ा है सारे का सारा। वो कभी इकट्ठे हुए ही नहीं। मैंने पहले भी किसी इजलास में बात की थी, कोई 2, 4, 10,000 बंदा 20,000 बंदा एक जगह इकट्ठा होके मरे, फिर मैं देखता हूँ हुकूमतें कैसे जो है वो आगे मजबूर नहीं होती। लेकिन हम मरेंगे चूहों की तरह बिलों में घुस घुस के, हम मरेंगे गुर्बत से, फाके से, भूख से, दुआ के ना होने से, हम मरेंगे बेहिस्सी से। लेकिन हमने कभी भी किसी जगह पे ये कोशिश नहीं की कि हम उठें और अपने हक के लिए। हाँ, ये अदब की हद तक ठीक है। इस नज्म का खासा ये है कि ये नारा नहीं बनी, जैसे हमारा तरक्की पसंद अदब का एक विंग ये समझता है कि अदब जो है वो एक नारा है, एक प्रोपोगंडा है, ये सिर्फ सियासी ही होना चाहिए। इसके वो कहते हैं ना, एक शायरी एक मौसीकी ऊंचे सुरों की होती है, एक धीमे सुरों की होती है। ये नज्म जरा धीमे सुरों की है। तो इस क्लीशे, इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि हम जो है और निचला जो तबका है वो उतना ही बेहिस है। वो भी उसने भी वो भी ग्लैमराइज कर रहा है कि जनाब फलाना बड़ा अमीर है, फलाना जनाब 10 गाड़ियां लेके चलता है, उसके पास इतने बॉडीगार्ड हैं, सो वोट उसी को देना है या साथ उसी को देना है। तो ये चीजें हैं, इन पे भी हमें लिखना चाहिए। हर सिक्के के 2 रुख होते हैं, तो जो मेरा फॉल्ट है वो उसको भी मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको भी मुझे एडमिट करना चाहिए कि मैं हूं। और अगर आप मुझसे पूछे, शायद आप ये हौसला शिकन बात हो, वो जो एक इनकलाबी सोच होती है या वो जो इनकलाब लाने का तरीकेकार होता है, वो हमारी अवाम तो क्या हमारे खवास में भी मौजूद नहीं है। ठीक है, शायरी हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन वो कोई तहरीक नहीं बनती, कोई जो है वो किसी के लिए वो थ्रेट नहीं बनती, किसी के आगे नहीं खड़ी होती। हम ये समझते हैं कि बस शायरी कर ली, उसके बाद जो है, ये मैं शाहद अशरफ के लिए बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हमारा ये रवैया है। तो बाकी ठीक है, आप सलामत रहें तमाम दोस्त। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, ये मैं कुछ ज्यादा वक्त ले लिया, इसके लिए माजरत। नहीं, आपने नज़्म पर बड़ी सहरा सिल गुफ्तगू की। अब आपके पहलू में ही तशरीफ फरमाएं, आपके पहलू नशीं अरशद अजीज साहिब, मुझे लगता है कि वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जनाब सदर बहुत शुक्रिया। एक तो मैं गुजारिश करूंगा फरहान आरिफ साहब जो हमारे होस्ट हैं कि वो इनको अख्तर शुमार साहब को कोशिश करें कि वो उनको साथ मिला लें। वो हमारे मैसेंजर ग्रुप में किसी वीडियो कॉल में एंटर हो गए हैं, गलती से किसी दोस्त ने मिला लिया, तो वहां पे दूसरे इस नज्म के हवाले से जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि इस नज्म का जो पहला बंद है, जिस मुलायमत और जिस खूबसूरती से इसको तरतीब दिया गया है, इसको बयान इसमें अपना मुद्दा बयान किया गया है शायर ने, मैं समझता हूं कि बाकी दोनों बंद जो हैं उनमें उस तरह की वो रवानी और वो जो है तसलसल जो है और मिसरों की जो अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त जो पहले बंद में है, वो दूसरे बंद के और तीसरे बंद के में भी उनका फुकदान नजर आता है। ये पहला बंद मुझे बहुत पसंद आया है कि इस हमवार सड़क पर छोटे छोटे 2 मरले के घर हैं, सहमे सहमे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ उनका जुड़ना जो है वो एक दूसरे से के जो जिन खदशात और जिस खौफ की वजह से वो आपस में जुड़े हैं, वो एक दूसरे के लिए सहारा बन रहे हैं। और इसी बात से जो है इसका ताल्लुक तीसरे बंद से निकलता है कि वो जो बड़े बड़े घर हैं वो इस तरह के जो बाहमी रब्त और राब्ते हैं उससे वो दूर हैं, वो उनके पास नहीं है। ये लोग जब गिरते हैं तो कोई ना कोई इनको संभालने के लिए आ जाता है, क्योंकि हमसाया जो है वो उसकी मदद को आ जाता है। तो ये जो खदशा है इस नज्म के अंदर बयान किया गया है, वो वही खदशा है कि जैसे हमारे दिहाड़ीदार लोग जो चौक के अंदर खड़े होते हैं, सड़क के किनारे हम देखते